हेलो दोस्तों, आज आबयू का सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि आबयू कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक देखेंगे कि आबयू की समानता क्या होती है। फिर तीसरा टॉपिक देखेंगे कि आबयू के योग कैसे होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं। फिर चौथा टॉपिक देखेंगे कि इनके गुणधर्म क्या है, यानी कि आबयू के योग के गुणधर्म क्या है। फिर पाँचवां टॉपिक देखेंगे कि आबयू का अंतर क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप कॉपी और कलम निकाल लीजिए और एक एक पॉइंट को समझते हुए लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। तो हम लोग पहला देखेंगे आबयूहों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हो जाएगा ये। अब देखिए आबयू कितने प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। पहला है आपका क्षैतिज आबयू। क्षैतिज आबयू यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसके डिफिनीशन को पहले देखा जाए, फिर इसका एग्जाम्पल देखा जाएगा। देखिए, ऐसा आबयू जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आबयू कहते हैं। उसे क्षैतिज आबयू कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है। ऐसा आबयू जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी उसे क्षैतिज आबयू कहेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक आबयू लिया, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। अब यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 4 है। तो यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है ना, इसीलिए इस आबयू को कौन सा आबयू बोलेंगे? क्षैतिज आबयू। अब आपको देख करके भी आभास हो रहा होगा कि ये क्षैतिज यानी कि ऐसे बेड़िया टाइप का दिख रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही जो होती हैं उसी को हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। जैसे जब फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, तो जो ऐसी रेखाएं होती थी उसको पंक्ति बोलते थे, यानी कि जो क्षैतिज रेखाएं होती थी उनको हम लोग पंक्ति बोलते थे। तो ये देखिए ये क्षैतिज टाइप का है कि नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्षैतिज आबयू बोलते हैं। चूँकि ये क्षैतिज टाइप का है इसलिए क्षैतिज, और यह एक आबयू है इसीलिए दोनों को एक साथ बोलते हैं। तो क्या मिलता है आपको? क्षैतिज आबयू। तो ये कब मिल रहा है? जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप समझ गए ना कि जब भी आपको कहीं पर भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम दिखेगा तो वो कौन सा आबयू होगा? तो वो हमेशा आपका क्षैतिज आबयू होगा। ठीक है ना, अब इसका दूसरा देख लीजिए। जब ये क्षैतिज आबयू हो तो अगला आपका स्तंभ आबयू होगा। ठीक है ना, नहीं सॉरी ऊर्ध्वाधर होगा, ऊर्ध्वाधर आबयू। तो ऊर्ध्वाधर आबयू ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल हो जाएगा। अब देखिए ये ऊर्ध्वाधर आबयू क्या होते हैं, तो इसका डिफिनीशन देखा जाए तो इसमें क्या था, जब ये क्षैतिज था तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो रही है, और ये जब ऊर्ध्वाधर होगा तो इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसा आबयू जिनमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आबयू कहते हैं। ठीक है ना, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। तो ऐसे करके हम देख लेते हैं, 2, 7, 6, 8, 5, 3। तो इसमें देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, क्योंकि अगर इसका आप आर्डर लिखेंगे तो क्या होगा? इसमें देखिए पंक्ति 3 है और स्तंभ 2 है। तो इसमें देखिए जो स्तंभों की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से कम है, इसीलिए इसको कौन सा आबयू बोलेंगे? तो इसको हम ऊर्ध्वाधर आबयू बोलेंगे। और यहाँ पे आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये जो आबयू है ना ये ऊर्ध्वाधर यानी कि ऐसी दिख रही है, और जब ऐसी दिखती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। और चूंकि ये एक आबयू भी है इसीलिए इसको हम लोग कौन सा आबयू बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर आबयू बोलेंगे। तो ये आपका दूसरा आ गया, ठीक है ना।
अब हम लोग तीसरा देखते हैं, वो तीसरा है आपका पंक्ति आव्यूह। तीसरा है पंक्ति आव्यूह, ठीक ना। तो यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको और यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये तीसरा है, तीसरा है पंक्ति आव्यूह। और इसी पंक्ति आव्यूह को एक और नाम से भी जानते हैं, पंक्ति सदिश, ठीक है ना। तो पंक्ति आव्यूह क्या होते हैं, और इसी पंक्ति आव्यूह को हम लोग पंक्ति सदिश भी बोलते हैं। तो ज़रा देखा जाए कि ये क्या होते हैं, इसका डिफिनीशन क्या है। तो देखिए, ऐसे आव्यूह जिनमें, या फिर ऐसा आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या, जिनमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, एक हो, पंक्तियों की संख्या एक हो। तो यहाँ पे पंक्तियों नहीं होगा, पंक्ति होगा। जिनमें पंक्ति की संख्या एक हो उसे पंक्ति आव्यूह, उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा टाइप का मैट्रिक्स हो गया। अब चौथा क्या होगा, इसका एक पहले उदाहरण देख लेते हैं, फिर चौथा देखेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या एक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह या फिर पंक्ति सदिश बोलेंगे। यानी कि इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पंक्ति एक होनी चाहिए, स्तंभ कितना हो भी हो सकता है, कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 4 6, यहाँ पे 1/6, यानी कि यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 6 है, ठीक ना। तो इसको हम लोग कौन सा आव्यूह बोलेंगे, इसको हम लोग पंक्ति आव्यूह बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग पंक्ति सदिश भी बोलते हैं। अब अगला है आपका चौथा था आपका स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, स्तंभ सदिश, ठीक है। अब देखिए ये स्तंभ आव्यूह या फिर स्तंभ सदिश क्या होते हैं। तो जैसे इसमें था पंक्ति आव्यूह या फिर पंक्ति सदिश में पंक्तियों की संख्या एक थी, तो वैसे ही जब स्तंभ आव्यूह या फिर स्तंभ सदिश होगा तो इसमें स्तंभ की संख्या एक होगी। तो इसका परिभाषा क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिनमें स्तंभ की संख्या एक हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें स्तंभ एक होने चाहिए, बाकी पंक्ति कितना हो, तो 4 6 2 3। इसमें देखिए ये आपका 4/1 का है, तो इसमें देखिए स्तंभों की संख्या 1 है और पंक्तियों की संख्या 4 है। तो इसलिए इसको कौन सा आव्यूह बोलेंगे, उसको आप स्तंभ सदिश या फिर स्तंभ आव्यूह बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि स्तंभ आव्यूह में स्तंभ एक होने चाहिए, पंक्ति कितना हो भी हो, और ऐसे ही पंक्ति आव्यूह में पंक्ति एक होने चाहिए, स्तंभ कितना हो। ये था आपका चौथा। अब हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा है आपका शून्य आव्यूह। पांचवा है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, ठीक है ना। यानी कि 0 बोल सकते हैं, या फिर इसको नल भी बोल सकते हैं, या फिर वॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, वॉइड मैट्रिक्स। अब देखिए ये क्या होते हैं शून्य आव्यूह। तो ऐसे आव्यूह जिनके प्रत्येक अवयव 0 हो, उस आव्यूह को हम लोग शून्य आव्यूह बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा आव्यूह जिनके प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका पांचवा हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ऐसे आव्यूह बनाया, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, 0 हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको आप शून्य आव्यूह बोलेंगे, ठीक है ना। अब छठा है, यह है आपका वर्ग आव्यूह,
ठीक है ना, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए वर्ग आव्यूह क्या होते हैं। तो ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, इसका परिभाषा होगा, ऐसा आव्यूह जिनमें या फिर जिनके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका छठा वाला है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब कोई भी आव्यूह लिखिए, बस उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे ले लीजिए ये वाला, ये देखिए हमने एक आव्यूह लिखा, इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ भी 2 है, इसीलिए ये क्या हो गए आपके वर्ग आव्यूह हो गए। इसी तरह से हम ऐसा ले लेते हैं, ऐसे करके। तो ये देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका एक वर्ग आव्यूह ही कहलाएगा। अब देखिए ये जो वर्ग आव्यूह होते हैं इनमें कुछ बातें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होती हैं, तो उन पॉइंट्स को देख लिया जाए कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट देखिए इनका ये जो क्रम हम 2x2 चाहे 3x3 लिख रहे हैं ना, तो इसको आप केवल एक अक्षर से ही बस डिनोट कर सकते हैं या फिर करते हैं जब ये वर्ग आव्यूह होगा तब। जैसे मान लीजिए अगर कोई और आव्यूह है, जैसे यही वाला ले लीजिए, तो अगर हम ये वाला ले लीजिए, इसका अगर हमको बताना हो तो इसका जो क्रम है वो क्या बोलेंगे 1/2। ठीक है ना, लेकिन ये तो चूंकि हमारा वर्ग आव्यूह है तो इसका क्रम क्या है 2/2 का है, 3/3 का है, यानी कि इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या इक्वल आ रही हैं। तो आप इसको 2/2 बोलिए, चाहे 2 क्रम का आव्यूह बोलिए, चाहे 2 क्रम का आव्यूह बोलिए, तो आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर कौन किया जाता है, केवल एक ही अक्षर बोलने का। अगर बोलें कि कोई आव्यूह है जिसका क्रम 2 है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि वह एक वर्ग आव्यूह है, तभी जाकर के केवल एक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर 2 शब्द का प्रयोग करेगा तो कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन जब वर्ग होगा तो वर्ग आव्यूह को आप दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं या फिर दोनों तरह से लिख सकते हैं। पहला क्या है कि आप दोनों को लिखिए, या फिर अगर आप एक ही को बस लिखते हैं तब भी आपका काम चल जाता है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कोई आव्यूह होगा n/n क्रम का, तो n/n क्रम का, तो हम केवल उसको क्या बोल सकते हैं n क्रम का आव्यूह, n क्रम का आव्यूह। ठीक है ना, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये सही है। वैसे मान लीजिए अब छोटा सा एक ले लेते हैं तो व्यापक रूप में हो गया। अगर मान लीजिए कोई आव्यूह है 2/2 क्रम का, तो हम उसको केवल 2 क्रम का भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई आव्यूह है 3/3 क्रम का, तो हम उसको 3 क्रम का भी बोल सकते हैं। आए बात समझ में, मतलब दोनों बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक भी बोल देंगे तब भी आपका सही है। लेकिन यही अगर किसी दूसरे आव्यूह होंगे जिनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, अर्थात कह सकते हैं कि जो वर्ग आव्यूह ना हो, तो उनके क्रम को या फिर उनको लिखने के लिए आप पंक्ति और स्तंभ दोनों का यूज करेंगे, किसी एक का यूज नहीं करेंगे। जबकि आपका अगर वही वर्ग आव्यूह हो गया तो आप केवल एक ही यूज करिए, तब भी आपका सही है। तो ये आपका था वर्ग आव्यूह। अब इसमें एक समानता ये थी, एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या है वो देखिए, जो वर्ग आव्यूह होते हैं उस वर्ग आव्यूह में एक नया शब्द आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं उसको, मुख्य विकर्ण। ये केवल वर्ग आव्यूह में ही होता है, ये किसी और आव्यूह में नहीं होता है। तो मुख्य विकर्ण कौन होते हैं, तो ये देखिए इस वाले एलिमेंट्स को और लास्ट वाले एलिमेंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। और इस मुख्य विकर्ण पे जो एलिमेंट्स पड़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। और इस मुख्य विकर्ण के अवयव के जो अवयव होते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी क्या होती है, अब देखिए इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन A11 है। अच्छा, यहाँ पे हम कोई नया लिख देते, यहाँ लिख देते हैं, एक वर्ग आव्यूह लिखेंगे, तो ये क्या होगा A11, A12, A21, A22। तो देखिए मुख्य विकर्ण यही होगा ना, तो यही है मुख्य विकर्ण। अब देखिए इस मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो इक्वल, यानी कि उसमें I का मान और J का मान इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I भी 2 और J भी 2, यहाँ पर I 1 और J भी 1। यानी कि जो मुख्य विकर्ण होते हैं वह पहले एलिमेंट्स और लास्ट वाले एलिमेंट्स को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, और उन पर जो अवयव होते हैं वही मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। और जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं उनके पंक्ति और स्तंभ की संख्या इक्वल होती है। ठीक है ना, तो ये दूसरा पॉइंट था, यही होता है मुख्य विकर्ण। अब आगे हम लोग समझते हैं कि अगला मैट्रिक्स कौन सा है। तो ये 6वां पॉइंट था। अब 7वां पॉइंट,
सातवां आव्यूह आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। तो छठा है आपका, सॉरी सातवां है आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसका पहले डिफिनीशन देखा जाए। अब देखिए अभी तक जितने हम लोग यानी कि 5 तक पढ़े हैं उनमें क्या था, पंक्ति बड़ा हो रहा था, चाहे स्तंभ बड़ा हो रहा था, चाहे पंक्ति एक हो रहा था, चाहे स्तंभ एक हो रहा था, ऐसे था। लेकिन अब जितनी भी हम परिभाषाएं पढ़ेंगे वो सभी में क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा, अर्थात पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल होंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये विकर्ण आव्यूह क्या होगा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी अवयव 0 होते हैं, ऐसे आव्यूह को हम लोग मुख्य विकर्ण या फिर विकर्ण आव्यूह बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि मुख्य विकर्ण पर कोई अवयव हो, बाकी उसको छोड़ करके सभी अवयव 0 हो, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये वाला, यहाँ पे कुछ और ले लेते, 5 लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए यही हमारा मुख्य विकर्ण है और इस मुख्य विकर्ण पर अवयव है। यहाँ पर भी देखिए मुख्य विकर्ण ये है और इस मुख्य विकर्ण पर अवयव है और इसको छोड़ करके बाकी सभी अवयव 0 हैं। तो इसीलिए इसको कौन सा हम आव्यूह बोलेंगे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना। तो विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण पर कोई अवयव होते हैं और बाकी सभी अवयव 0 होते हैं। अब हम लोग समझते हैं 8वां है ये पॉइंट। अब ये हो जाएगा आपका अदिश आव्यूह, ठीक है ना। तो अब अदिश आव्यूह क्या होते हैं, तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट्स एक जैसा हो और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग अदिश आव्यूह बोलेंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल एक, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मुख्य विकर्ण पर अवयव तो हैं, लेकिन इस मुख्य विकर्ण पर जो अवयव हो सभी के सभी समान हैं। तो जब सभी के सभी अवयव समान होंगे और बाकी सभी 0 होंगे तो हम उसको अदिश आव्यूह बोलेंगे। और यही अगर मुख्य विकर्ण पर अवयव हों लेकिन समान न हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। अच्छा तीसरा यही है, मतलब अगला है यहीं पे 9वां वाला, इकाई आव्यूह, ठीक है ना। इकाई या एकांक आव्यूह बोलते हैं, एकांक आव्यूह। अब देखिए इकाई आव्यूह या फिर एकांक आव्यूह क्या होते हैं, तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सभी 0 हो, उसको हम लोग बोलते हैं इकाई आव्यूह या फिर एकांक आव्यूह। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसे करके 1 0 0 0 0 ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मुख्य विकर्ण पे अवयव हैं, लेकिन ये जो अवयव है सभी के सभी क्या हैं, 1 हैं और बाकी सभी अवयव 0 हैं, इसीलिए इसको इकाई आव्यूह या फिर एकांक आव्यूह। अब इन तीनों में देख लीजिए, इन तीनों भी मुख्य विकर्ण पर अवयव हो रहे हैं, बाकी सभी अवयव 0 हो रहे हैं। तो अगर मुख्य विकर्ण पर अवयव अलग अलग होंगे तो विकर्ण आव्यूह, और अगर मुख्य विकर्ण पर अवयव होंगे और सभी समान होंगे और सभी क्या हों, 1 होंगे, तो उनको हम लोग इकाई आव्यूह बोलेंगे। और अगर मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव समान हों लेकिन 1 को छोड़ करके कोई और होंगे तो क्या कहलाएंगे, आपके अदिश आव्यूह कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा का पूरा। अब हम लोग देख लेते हैं 10वां। अब 10वां है आपका निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन होगा, तो देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हो और तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसका एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव 0 हो, ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं अभी देखिएगा, यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए ये है आपका मुख्य विकर्ण और इस मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव 0 है। तो जब मुख्य विकर्ण का सभी अवयव 0 है तो नीचे का सभी अवयव बचा हुआ है,
और जब नीचे का सभी अवयव जीरो नहीं है, ये बचा हुआ है, तो इससे ये देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। और ये जो त्रिभुज बना हो किधर बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह बोलते हैं। अब चूंकि ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कब बनना है, जब ऊपर का अवयव सभी जीरो बन रहे हैं। तो यही हमने परिभाषा बताया कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का ऊपर का सभी अवयव जीरो हो, ऐसे आव्यूह को निम्न त्रिभुजीय आव्यूह बोलते हैं। जब मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव जीरो हो जा रहा है तो नीचे बच रहा है, और जो नीचे बच रहा है वही हमारा त्रिभुज बन जा रहा है, और जो त्रिभुज बन रहा है वो नीचे बन रहा है, इसीलिए उसको निम्न बोलते हैं। और त्रिभुज बन रहा है तो इसलिए त्रिभुजीय है, और चूंकि ये एक आव्यूह है इसलिए आव्यूह। अब तीनों के एक साथ मिला दीजिए तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो ऐसे ही आव्यूह को हम लोग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह बोलते हैं। अब आते हैं 10वें वाले पे, 11वें वाले पे। तो 11वां क्या था हमारा, उच्च या फिर ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या होगा, तो जब निम्न त्रिभुजीय आव्यूह था तो मुख्य विकर्ण के ऊपर का जीरो हो रहा था। अब इसी तरह से ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह होगा क्या होगा, मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी जीरो होगा। ठीक है ना। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव जीरो हो, ऐसे आव्यूह को ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह बोलते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव जीरो है, तो जब मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव जीरो बन जा रहा है तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज का ये धारण कर ले रहा है, और ये जो त्रिभुज बन रहा है ऊपर बन रहा है। ठीक है ना। तो चूंकि ये ऊपर बन रहा है और ये त्रिभुज बन रहा है, और चूंकि यह एक आव्यूह में बन रहा है इसीलिए ये ऊपर बन रहा है, इसलिए ऊपरी, और चूंकि ये त्रिभुज बन रहा है इसलिए त्रिभुजी, और ये चूंकि यह एक आव्यूह में बन रहा है इसलिए आव्यूह। तो इसको तीनों को एक साथ मिला करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। आया बात समझ में। तो ये ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कब बनना है, जब मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव जीरो मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा आपका आव्यूहों के प्रकार। अब हम लोग समझते हैं आव्यूहों के समानता को, कि आप कैसे दो आव्यूहों को समान कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम लोगों को समझना चाहिए बहुत ध्यान से। ठीक है। तो अगला है आव्यूहों की समानता। तो आव्यूहों की समानता क्या होती है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। आप दो या दो से अधिक, या फिर कहें कि दो आव्यूहों को आप समान आव्यूह कब कहेंगे, उसके लिए क्या कंडीशनें बनेंगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप दो आव्यूहों को तभी समान कह सकते हैं जब उनके आर्डर यानी कि उनके क्रम समान हो, और दूसरा उसके संगत अवयव समान हो। ठीक है ना। तो इसके लिए समान होने के लिए कंडीशनें क्या क्या होनी चाहिए, तो पहला कंडीशन है कि उनका क्रम यानी कि आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि संगत अवयव यानी कि आव्यूहों के संगत अवयव समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशनें अगर संतुष्ट होंगी तभी आप कहेंगे कि वो दोनों आव्यूह समान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, मान लीजिए ऐसे हमने ले लिया 2 4 6 8 ऐसे करके। ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ले लिया 2 4 6 8 ऐसे करके। यहाँ पे देखिए इसका क्रम 2/2 का है और इसका भी क्रम 2/2 का है, तो पहला तो कंडीशन होल्ड हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि उनके संगत अवयव बराबर हों। हमने यहाँ पे संगत शब्द का यूज किया है, यहाँ पे आव्यूहों के अवयव समान होने का जिक्र नहीं किया है, संगत अवयव समान होने का जिक्र किया है। जैसे अगर केवल अवयव की बात करते तो देखिए इसमें 2 4 6 8 ऐसे आ रहे हैं, इसमें भी 2 4 6 8 आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये समान है, लेकिन नहीं, समान अवयव नहीं होने चाहिए, संगत अवयव समान होने चाहिए। तो संगत क्या होता है कि अगर ये पहले स्थान पर 2 है तो ये भी इस वाले के पहले स्थान पर ही होना चाहिए। अगर ये दूसरे स्थान पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होनी चाहिए, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, तब इसको हम लोग संगत बोलते हैं। तो जरा देखिए इनके तो क्रम समान हो गए, लेकिन इनके संगत अवयव समान नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल आव्यूह नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इक्वल आव्यूह तभी होंगे जब इनके क्रम समान हो और इसके साथ साथ उनके संगत अवयव भी समान हो। आया बात समझ में। अब जस्ट इसका उल्टा, अब इसका उल्टा समझिए। अगर कोई दो आव्यूह समान आव्यूह हैं तो हम क्या समझेंगे कि इन दोनों का क्रम समान होगा
और इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो इसी पर आपका बहुत सारा क्वेश्चंस दिया है इस एक्सरसाइज में। अब कैसे दिया है तो एक आध यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हम लोगों को वो एक्सरसाइज पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट महसूस हो। जैसे दे देगा ऐसे करके, कहेगा कि ये आव्यूह और ये ऐसे करके दे देगा, यहाँ पे जेड दे देगा, यहाँ पे 5 दे देगा और यहाँ पे मान लीजिए 5 दे दिया और यहाँ पे 3 दे दिया, ऐसे करके बोलेगा कि ये आव्यूह और ये आव्यूह दोनों क्या हैं, समान हैं, तो एक्स वाई जेड का मान निकालिए। अब देखिए आप जानते हैं कि जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके क्रम बराबर होते हैं और उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो हम इसको ऐसे लिख लें पहले ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। जब दो आव्यूह बराबर होंगे तो पहली बात तो इनके क्रम बराबर होंगे, तो देखिए इनके क्रम तो बराबर हैं ही, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो आव्यूह समान होने का जो पहला कंडीशन है वो तो होल्ड हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो इनके संगत अवयव यानी कि ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके और ये वाला इसके, और जब ये संगत अवयव बराबर होंगे तो देखिए ये वाला इसके बराबर होगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 5 और ये वाला इसके बराबर होगा तो हो जाएगा y बराबर 3। और देखिए यहाँ पे z पहले स्थान पर है और यहाँ पे पहले स्थान पर 2 है, तो यहाँ पे z का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों को x y z का मान पता चल गया। तो ऐसे ही इसी के बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यही है आव्यूहों की समानता, यानी कि दो आव्यूह को आप तभी समान कहेंगे जब उनके क्रम समान हो और दूसरा उनके संगत अवयव समान हो। अब चलिए तीसरे टॉपिक को देखते हैं, यानी कि आव्यूहों का योग, कि आप कैसे दो आव्यूहों को जोड़ेंगे। तो अगला है आपका यही आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग। ठीक है, देखिए दो आव्यूहों का योग कैसे होता है। जैसे संख्या होता है ना कि दो संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो कोई तीसरी संख्या मिलती है, तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। लेकिन आव्यूहों के योग के लिए एक कंडीशन होता है। वो कौन सा कंडीशन होता है, अगर वो जब तक वह कंडीशन फुलफिल्ड नहीं होगा तब तक आव्यूहों का योग संभव नहीं होगा। और यहीं पे हम लोग आव्यूहों का अंतर भी समझते चलते हैं। तो जो आव्यूहों के योग के लिए कंडीशन होता है वही आव्यूहों के अंतर के लिए भी कंडीशन होता है। तो वो कंडीशन क्या है, तो देखिए वो कंडीशन ये है कि आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए, आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। अगर आव्यूहों का क्रम समान है तब हम बोलेंगे कि उनका योगफल संभव होगा। और जब उनका योगफल संभव होगा तो देखिए आव्यूहों का क्रम अगर समान होगा तो योग क्या होगा, योग संभव होगा, योग संभव होगा। और जब योग संभव होगा तो उनको जोड़ेंगे कैसे, तो उनके संगत अवयव को जोड़ लेते हैं तो उसी क्रम का एक आपको नया आव्यूह मिल जाता है। वही नया आव्यूह उन दोनों आव्यूह का योगफल कहलाता है, ठीक है ना। तो जब आव्यूहों का क्रम समान होगा तब आव्यूह का योग संभव होगा, और जब आव्यूह का योग संभव होगा तो क्या करेंगे, संगत अवयव को जोड़ेंगे, संगत अवयव को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दो आव्यूहों को आप तभी जोड़ सकते हैं जब आव्यूहों का क्रम समान हो, और जब आव्यूहों का क्रम समान होगा तो कहेंगे कि आव्यूहों का योगफल संभव होगा, और जब आव्यूहों का योग संभव होगा तो संगत अवयव को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा आव्यूहों का योगफल। और यही होता है आव्यूहों के अंतर में भी, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जिस क्रम के आव्यूह रहते हैं उसी क्रम के आपको एक नए आव्यूह मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 भी संख्या 3 भी संख्या, तो आप जब इनको जोड़ेंगे 5 आएगा और ये 5 भी क्या है, एक संख्या है। उसी तरह से जब आप दो आव्यूहों को जोड़ते हैं तो आपको एक तीसरी आव्यूह मिलती है। ये तीसरी आव्यूह भी जिस क्रम का आव्यूह रहता है उसी क्रम का मिलता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो हम यहाँ पे दो आव्यूह ले लेते हैं, 6 4 3 ऐसे करके, ठीक है ना। और एक दूसरा आव्यूह ले लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे ले लेते हैं छोटा सा। अब जरा बताइए, हम कहें कि बताइए कि ये दोनों आव्यूहों का योगफल संभव होगा कि नहीं, तब बस आपको केवल एक चीज़ ध्यान देना है कि जिन दो आव्यूहों को जोड़ना है उनके क्रम समान है कि नहीं। तो देखिए ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, इसका मतलब इनका योगफल संभव होगा। तो जब इनका योगफल संभव होगा तो 3/3 क्रम का हमको एक नया आव्यूह मिलेगा। वो कौन सा आव्यूह होगा, तो इन दोनों का योगफल वाला आव्यूह होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों का योगफल मिलेगा कैसे, तो इनके संगत अवयव को जोड़ेंगे तो मिलेगा। तो देखिए इनको जोड़ेंगे संगत अवयव को, तो देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा,
फिर 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। इस प्रकार देखिए ये 3/3 क्रम के आव्यूह थे, तो देखिए हमको 3/3 क्रम का आव्यूह भी मिल गया। और ये क्या है, ये कौन सा आव्यूह है, तो इन दोनों का योगफल वाला आव्यूह है। और इन दोनों का योगफल जब हम करेंगे तो कैसे इनका योगफल होता है, तो इनके संगत अवयव को जोड़ने पर मिलता है। आया बात समझ में? तो ये था आपका तीसरा टॉपिक। और इसी में हम मतलब वो व्याकलन वाला यानी कि अगला वाला टॉपिक भी इंक्लूड कर देते हैं, अंतर वाला भी, ठीक है ना। तो जैसे योगफल होता है उसी तरह से अंतर भी होता है। तो अंतर के लिए भी क्या होना चाहिए, आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। अगर आव्यूहों का क्रम समान होगा तो हम बोलेंगे कि आव्यूहों का अंतर संभव होगा। और जब आव्यूहों का अंतर संभव होगा तो उनके संगत अवयव को जब घटा लेंगे तो हमको उनका अंतर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ देते हैं। मान लीजिए यहीं पर हमको एक दे दिया है आव्यूह ये, और इसमें से हमको इस वाले क्रम का आव्यूह घटाने हैं, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब घटाएंगे तो क्या घटेगा, इनके संगत अवयव। तो देखिए इस 2 में से 2 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 4 में से 7 घटाएंगे, देखिए 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, और फिर 8 में 7 घटाएंगे तो 0। यही आपका हो जाएगा इन दोनों का अंतर वाला आव्यूह, ठीक है ना। तो अंतर वाला आव्यूह और योगफल वाला आव्यूह, ये दोनों जिस क्रम के आव्यूह को आप जोड़े हैं उसी क्रम के मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमने 2/2 को घटाया था तो ये भी देखिए 2/2 का मिला है। यहाँ पे देखिए 3/3 को जोड़ा था तो हमको देखिए 3/3 का मिला। तो जिस क्रम का जोड़ेंगे या फिर जिस क्रम का घटाएंगे उसी क्रम का आपको आव्यूह मिलेगा। तो ये रहा आपका ये। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है आज का, अब वही है कि आव्यूहों के योग के गुणधर्म, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे मिटाते हैं आव्यूहों के योग के गुणधर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा, तो इन सबको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आव्यूहों के योग के गुणधर्म, ठीक है। देखिए जैसे संख्याओं के योग पर गुणधर्म होते हैं ना कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, निरसन नियम का पालन करता है, ये सब चीज़ें होती हैं, वैसे ही आव्यूह के लिए भी हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आव्यूहों का जो योग है वही कुछ नियम का पालन करते हैं, अंतर पालन नहीं करता है। तो जो पालन करते हैं केवल हम लोग उन्हीं का अध्ययन करेंगे, जो पालन नहीं करते उनका अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आव्यूहों का योग करता है और आव्यूहों का गुणन करता है, आव्यूहों का अंतर और आव्यूहों का भागफल, ये उस नियम का पालन नहीं करते, तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, केवल योगफल और गुणनफल के बारे में ही केवल अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल अभी तो हम लोग योगफल पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला आपका क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। तो जो आव्यूहों का योग होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात अगर 2 आव्यूह दिए गए हों और इन दोनों के अगर क्रम को बदल दिया जाए तो इनका जो योगफल होगा वो सेम आएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी हों, ठीक है ना। तो अगर ए और बी 2 आव्यूह हैं तो आप ए में बी को जोड़िए तब भी आपको वही आव्यूह मिलेगा जो आपको बी में ए को जोड़ने पर मिलेगा, ठीक है ना। तो यही आपका क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अगर ए और बी दोनों आव्यूह के क्रम समान हो तो आप पहले वाले आव्यूह में दूसरे वाले को जोड़िए और चाहे दूसरे वाले में पहले वाले को जोड़िए, दोनों ही स्थितियों में समान रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो आव्यूहों का योग होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरा है आपका साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम में क्या होगा कि 3 आव्यूह होगा, तो हम 3 आव्यूह मान लेते हैं ए बी सी हैं, और ये 3 आव्यूह ए बी सी जो माने हैं वो ऐसे मानते हैं कि इनका योगफल संभव हो, ठीक है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि 3 आव्यूह ए बी और सी हैं, इन तीनों के जो आर्डर हैं यानी कि जो क्रम है वो कैसे हैं, समान हैं। अब जब समान होंगे तो इनमें कहता क्या है कि अगर पहले 2 आव्यूह को जोड़ने के बाद फिर तीसरे को जोड़िए तब भी, या फिर लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद फिर पहले वाले आव्यूह को जोड़िए तब भी, दोनों ही स्थितियों में जो है कि आंसर समान आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आव्यूहों का योग होता है वह साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात आप पहले वाले में दूसरे वाले को जोड़ने के बाद तीसरे वाले को जोड़िए तब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद आप पहले में जोड़ते हैं तो मिलता है, ठीक है ना। तो यही होता है साहचर्य नियम, और यही जो आव्यूहों का योग होता है वह साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट क्या है, योज्य तत्समक। तीसरा पॉइंट है योज्य तत्समक।
अब ये योज्य तत्समक क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसा आव्यूह जिसको किसी भी आव्यूह में जोड़ने पर उस आव्यूह पर कोई प्रभाव ना पड़े या फिर उस आव्यूह में कोई अंतर ना आए, ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा आव्यूह होगा, तो ऐसा शून्य आव्यूह होगा, क्योंकि शून्य आव्यूह को जिस भी आव्यूह में आप जोड़ेंगे आपको वही आव्यूह मिलेगा, यानी कि उस आव्यूह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए जो योज्य तत्समक है आव्यूह के लिए वो कौन सा है, शून्य आव्यूह, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्य आव्यूह को योज्य तत्समक कहते हैं। किसके लिए, आव्यूह के लिए, ठीक है ना। तो योज्य तत्समक आव्यूह कौन सा होगा, तो शून्य आव्यूह होगा। तो ये आपका तीसरा था। चौथा क्या है, चौथा है आपका योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना। तो योज्य तत्समक क्या होगा भैया, ये तो आप समझ ही गए। तो वो आपका होगा शून्य आव्यूह, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। और ये जो योज्य प्रतिलोम है ये क्या होगा, अब ये समझिए। तो ऐसा आव्यूह जिसको उस आव्यूह में जोड़ने पर शून्य आव्यूह दे दे, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह ए है, अगर हम इसमें क्या जोड़ दें कि हमको शून्य आव्यूह मिल जाए, तो हमको इसका माइनस ए जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जब माइनस ए जोड़ देंगे ए में तो हमको शून्य आव्यूह मिल जाएगा। और जब शून्य आव्यूह मिल जाएगा तो इसी माइनस ए वाले आव्यूह को क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम बोलेंगे, ठीक है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी आव्यूह का योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, तो बस उस आव्यूह में माइनस चिन्ह से गुणा कर देते हैं, तो वही हमको पता चल जाता है कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है ना। तो जिस भी आव्यूह का योज्य प्रतिलोम निकालना होगा बस उसमें आप माइनस से गुणा कर दीजिए, वही आपका योज्य प्रतिलोम पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं पांचवें वाले पे। तो पांचवा क्या है आपका, ये आपका निरसन नियम। तो देखिए, ये जो आव्यूहों का योग होता है वह निरसन नियम का पालन करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई तीन आव्यूह हैं ए बी और सी, तो ए में बी को जोड़े हैं, चाहे आप ए में सी को जोड़े हैं, तो ये क्या आया है, बराबर आया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके आव्यूह हैं ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएंगे तो बचेंगे कितना, बी बराबर सी, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होंगे, निरस्त हो गए। क्या निरस्त हो गए, ए निरस्त हो गए, इसीलिए इसको हम लोग निरसन बोलेंगे। चूंकि ये जो निरस्त हुए हैं वो किधर की तरफ के निरस्त हुए हैं, तो दोनों के बाएं तरफ के निरस्त हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायां निरसन नियम। बायां निरसन नियम। तो जो आव्यूहों का योग होता है वह निरसन नियम का पालन करता है, अर्थात अगर दोनों पक्ष में एक जैसे होंगे तो उसको हम काट सकते हैं, यानी कि खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए ऐसे हो, ए प्लस बी हो बराबर सी प्लस बी हो, ऐसे करके, तो यहाँ पे देखिए b और b दोनों में दाहिने तरफ है तो ये कट जाएंगे। तो जब ये कट जाएंगे तो इधर बचेगा a, इधर बचेगा c, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू सी। अब यहाँ पे जो कटा था, जो कटा है आव्यूह, ये कौन सा आव्यूह, मतलब किधर के कटे हैं, दाहिने तरफ के कटे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दायां। कटने का मतलब खत्म हो गया, खत्म होने का मतलब निरस्त हो गया, निरस्त होने से ही क्या बन गया, निरसन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दायां निरसन नियम, ठीक है ना। तो ये आव्यूहों का योग निरसन नियम का पालन करता है। आया बात समझ में। तो ये आज का पांचों टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। तो पहला देखे हम लोग कि आव्यूहों के प्रकार कितने हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आव्यूहों की समानता क्या है, फिर उसके लिए कंडीशनें क्या होती हैं ये भी हमने देखा। फिर हम लोगों ने देखा आव्यूहों का योग कैसे होता है और इसका अंतर कैसे होता है, इसके लिए भी क्या कंडीशनें होती हैं, और फिर उस पर बेस एक हमने एग्जाम्पल देखा। और हमने लास्ट वाला जो टॉपिक है वो देखा था कि आव्यूहों के योग के गुणधर्म, तो हमने गुणधर्म देख लिया। तो ये पूरा का पूरा आज का लेक्चर समाप्त हुआ, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे, मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे किसी आव्यूह में किसी अचर का गुणा करते हैं तो कैसे उनका गुणा होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि जब आव्यूहों का गुणनफल होता है तो उनको कैसे करते हैं, उनके लिए क्या कंडीशनें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।